हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स अपनी यूनिट चल रही थी, उसमें काफ़ी कुछ पोर्शन हमने कर लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आज अपने वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आए, 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। उसके कई रीज़न थे, थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा काम था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपनी क्लास जो है वो लगभग रेगुलर हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा था कि एग्जाम के पहले मैं सिलेबस करवा दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। चाहे मुझे मैराथन क्लास क्यों नहीं लगानी पड़े, लेकिन मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा, आप लोग उसकी चिंता मत करो। अब स्टूडेंट देखो, अपन आगे की क्लास, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम सूक्ष्मदर्शी तक शायद कर लिया था अपन ने, आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी, या जिसे हम क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। देखो, टेलीस्कोप में भी वही 2 या 2 से ज्यादा लेंस हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें जो एक अंतर है सूक्ष्मदर्शी के लिए, वो ये अंतर है कि इसमें जो वस्तु की ओर लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। देखो मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे इसमें ये जो ऑब्जेक्ट की ओर अपन लेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये बड़ा होता है, सूक्ष्मदर्शी में ये छोटा होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, दूरदर्शी में ये बड़ा होता है। रीजन मैं बता देता हूं, बड़ा क्यों होता है, क्यों इसको बड़ा बनाया जाता है। क्योंकि देखो, दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे काफी दूर कोई वस्तु है, उससे अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो आते आते यहां तक तीव्रता उनकी बहुत कम हो जाएगी। तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके उस वस्तु से आता हुआ, जिसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आता हुआ प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्रवेश कर जाए, इसलिए हम इसको बड़ा बनाते हैं। अब बात आती है कि सर पर्याप्त मात्रा में प्रवेश करवा के हमें क्या करना है? वो तो छोटे से भी दिख जाएगा, कम प्रकाश से भी दिख जाएगा। एक्चुअल में अगर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आएगा, सही तीव्रता का आएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वो क्लियर बनेगा, साफ बनेगा। आया समझ में? तो साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मान लो इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसकी इधर की फोकस दूरी हो गई, ये इधर की फोकस दूरी हो गई, एक वक्रता त्रिज्या और होगी इसकी, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और होगा। अब देखो, मैं चित्र बना के बताता हूं। इससे मान लो ये 2 प्रकाश की किरणें वस्तु से और आ रही है। अब वस्तु को यहां नहीं बना सकते अपन, क्यों? क्योंकि दूरदर्शी है, दूर की वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु जो है वो अनंत पर है। तो एक मान लो ऐसे आ रही है, एक इसी के समानांतर ले लेता हूं मैं, जो इस तरीके से एक दूसरे को ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अच्छा, समानांतर क्यों ली? क्योंकि ये समानांतर किरणें जो हैं, पैरेलल जो लाइंस हैं, ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये अनंत पर जाकर मिलेगी, क्योंकि अपना प्रतिबिंब कहां पर है? अनंत पर है। ये अपवर्तित किरणें यहां पर मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ध्यान रखना, ये फोकस दूरी के आसपास बनता है। कहां बनता है? फोकस दूरी के आसपास। क्योंकि जब बिंब अनंत पर होता है, जब वस्तु ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के पास बनता है। कहां बनता है? फोकस दूरी। इसलिए फोकस दूरी के पास नहीं बनेगा। ये जो मैंने प्रतिबिंब निर्माण के नियम बताए थे, उससे आप लोग ट्राई करके देखना, उससे दिख जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा उससे। तो ये अपना जो भी वस्तु को अपन देखने की कोशिश कर रहे थे, उसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। मान लो मैं इसको A', B' कह देता हूं। अब स्टूडेंट देखो, अब आगे क्या करना है अपने को? जो इधर वाला आईपीस लेंस है, इसको खिसका के आगे लेके आते हैं अपन, ठीक है। इसको खिसका के आगे ले आया। कहां पर लेके आते हैं कि ये जो A', B' है, ये कहां पर आ जाए? इसको देखो, इसकी फोकस दूरी को मिटा दिया मैंने, वो उसकी जरूरत नहीं है। ये जो प्रतिबिंब है, ये कहां पर आ जाए? इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में आ जाए। इतना पास में ले आएंगे इसको खिसका के इतना पास में ले आते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वो इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में आ जाए। उससे क्या होगा? उससे देखो प्रतिबिंब अपने आप बन जाएगा। इसकी फोकस दूरी एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस दूरी से प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें ऐसे जाएगी। अब देखो, ये प्रकाश किरणें इधर तो मिलेगी नहीं, दूर दूर हो गई। तो जब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो हमें यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका एक बड़ा प्रतिबिंब यहां पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A', B', ठीक है। इस तरीके से दिखेगा, लगभग कुछ वो जो हमने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी में, वैसा ही कुछ चित्र बन रहा है इसका, ठीक है ना। अब देखो, बताओ इस दूरी को क्या बोलेंगे हम? इस दूरी को क्या बोला जाएगा?
ये है लेंस, लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं अपन। किससे लिखते हैं? v से। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो मैं इसको vo लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? vo। uo कहां है? तो ध्यान रखना u बिंब की दूरी है जो अनंत पर है, ठीक है। तो uo अपने पास अनंत है पहले से ही। बताओ ये वाला जो प्रतिबिंब है जो उस अनंत वाले बिंब का बना था वो इस लेंस के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी u हो जाएगी। आईपीस लेंस है तो ue लिख देता हूं मैं इसे। और इस लेंस से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब ये है, तो इसकी जो दूरी होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी ve। ये दूरियां हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखिए इस दूरबीन की लंबाई, इस दूरदर्शी की लंबाई जो है l वो कितनी होगी? लंबाई कहां से कहां तक होती है? इस लेंस से इस लेंस तक की दूरी को अपन लंबाई कहेंगे। तो ये लंबाई कितनी होगी? देखो यहां से यहां तक की दूरी तो क्या है? vo। फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ue। तो इसको हम क्या लिखेंगे? vo प्लस ue। ये इसकी लंबाई होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, fo प्लस ue, ऐसे भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसकी फोकस दूरी के आसपास ही बनता है। क्यों? क्योंकि बिंब अपना अनंत पर है। जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस दूरी के पास में बनता है। इसलिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको FOB अपन लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके लिए आवर्धन का जो सूत्र है, डेरिवेशन करनी नहीं है। आवर्धन का जो सूत्र है स्टूडेंट्स वो दो स्थिति में आएगा। कौन सी? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब तो m बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, m बराबर होगा माइनस f0 अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन d। ये इसका सूत्र रहेगा। FO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, FE आईपीस लेंस की फोकस दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहां पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तब आएगा। अगला जो है आप लोग लिखोगे अधिकतम दूरी के लिए, अधिकतम दूरी, ठीक है। यानी ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये कहां बन रहा है? अधिकतम दूरी यानी अनंत पर बन रहा है। तब इसका जो आवर्धन है वो लिखा जाएगा स्टूडेंट्स माइनस f0 अपॉन fe। बस इतना ही लिखा जाएगा, f0 अपॉन fe। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चाहो तो इसको लिख लो एक बार, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से पोज करके लिख लेना या तो आप लोग। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, दूरदर्शी पे आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर मानिए। नेत्रिका मतलब आईपीस लेंस, आईपीस लेंस को नेत्रिका भी कहते हैं, अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। उसकी फोकस दूरी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, यानी किसका मान दे रखा है हमें? FE बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आप लोग देखना, शायद ये 2016 के पेपर में था, ठीक है ना, जो लैब असिस्टेंट का 2016 का पेपर था उसमें था ये क्वेश्चन। आगे देखो, आवर्धन गुणांक 100 की एक दूरबीन के लिए आवर्धन गुणांक यानी ये m की बात कर रहा है। m का मान कितना है? 100 दे रखा है। दूरबीन के लिए अभिदृश्य की फोकस दूरी क्या होगी? अभिदृश्य की यानी FO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये पूछा है। अब देखो कैसे हल करेंगे। अब जब हमें कुछ कहा नहीं है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। वैसे ये भी आप लोग ले सकते हो काम में तो, लेकिन यही काम में ले लेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन के अनुसार हल करना है हमें। तो ऑप्शन जो है वो कुछ इसी प्रकार के थे, इससे हल हो जाता है ये। देखो m का मान 100 बराबर माइनस FO का मान निकालना है, FE का मान 2.5 सेंटीमीटर, सही है। अब देखो इस 2.5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। ये FO का मान है, ठीक है, माइनस। देखो एक्चुअल में ये माइनस क्यों रह गया यहाँ पे, इसका रीजन बताता हूं मैं। ये जो 100 है वो हमें माइनस में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि मैंने जब आवर्धन बता रहा था तब मैंने कहा था कि अगर आवर्धन माइनस में है,
आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, आवर्धन अगर 1 से बड़ा है, 1 से मतलब परिमाण, जैसे 100 1 से तो बड़ा ही है ना, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। ठीक है, आवर्धित बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइंग है। ठीक है, बड़ा बन रहा है। तो 100 आवर्धन दे रखा है, यानी प्रतिबिंब तो बड़ा बन रहा है, माइनस हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि इससे प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस में लिखा जाता है, तो ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूले आप लोग इसको लिख ही लेना। तो ये तो हो गई दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की बात। एक कैसग्रेन दूरदर्शी भी बोल देते हैं। कैसग्रेन दूरदर्शी के लिए यही फॉर्मूला होता है आवर्धन का, -F0/Fe। बस इतना ध्यान रखना उस कैसग्रेन दूरदर्शी में कि सिंपल जो दूरदर्शी होता है, टेलीस्कोप जो होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव जो है, अभिदर्शक जो होता है एक प्रकार का लेंस होता है, बल्कि कैसग्रेन दूरदर्शी में अभिदर्शक जो है वो दर्पण होता है। ये लिख लेना आप लोग साइड में कि कैसग्रेन दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, शायद पता नहीं इसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है ना, फिर से सुन लो। जो दूरदर्शी है टेलीस्कोप, उसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बल्कि जो कैसग्रेन दूरदर्शी होता है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है अपना, अभिदर्शक जो है वो एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का उसमें उपयोग करते हैं। आया समझ में, लिख लेना इसको, फॉर्मूला यही रहेगा उसके आवर्धन का। अब अपन आगे पढ़ते हैं, मिटा देता हूं इसको। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्यतिकरण की। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, ये इंटरफेरेंस प्रकाश के लिए नहीं, कोई भी तरंग के लिए हो सकता है। अपन प्रकाश का पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। क्या होता है, जब दो तरंगे समान दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती है, ठीक है, तो वहां पर अध्यारोपण की टाइम पर कुछ जगहों पर तरंग की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ जगहों पर तरंग की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। ये जो तीव्रता चेंज होती है, इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो पानी है, पानी में आप लोगों ने जरूर दिख जाएगा ये, मान लो पानी है, ठीक है, पानी का कोई तालाब है, यहाँ पे तालाब, पानी का कोई ऐसे मान लो तालाब है। अब मैंने यहां पर एक कंकड़ डाला तो इस तरीके से तरंग बनने लग गई, एक कंकड़ यहां डाला तो एक तरंग ऐसे बनने लग गई। तो देखो यहां पर तरंगे आगे बढ़ते हुए इस जगह पे टकरा गई। जब तरंगे टकराती है तो कुछ जगहों पर जो परिणामी तरंग बनती है, जो रिजल्टेंट वेव बनती है, उसकी तीव्रता अत्यधिक प्राप्त होती है, कुछ जगहों पर कम प्राप्त होती है। ये जो घटना है इसी को व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये अधिकतम कब प्राप्त होती है, न्यूनतम कब प्राप्त होती है, ये समझना आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखो स्टूडेंट्स, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। संपोषी व्यतिकरण कब होता है? जब तरंगे समान कला में मिलती है। जब तरंगे कैसे मिलेगी? समान कला में। विनाशी कब होगा? जब तरंगे विपरीत कला में मिलती है। लिख लेना इसको ऐसे ही, विपरीत कला में मिलती है। अब समान कला, विपरीत कला का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक तरंग ऐसे है, इधर से दूसरी तरंग आ रही है, ऐसे मिल गई वो, मतलब इसका ये ऊपर उठा हुआ भाग, याद है ना, ऊपर उठे हुए भाग को श्रृंग कहते हैं और नीचे दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं तरंग का। तो देखो इस तरंग का श्रृंग हुआ, इस तरंग का भी क्या हुआ? श्रृंग हुआ। श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है समान कला। और जब तरंग समान कला में होती है तो तरंग की तीव्रता जो है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। इसमें तीव्रता कैसी प्राप्त होगी? मैक्सिमम प्राप्त होगी। और इसी घटना को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक तरंग ये है, ठीक है, और एक तरंग ये है, ऐसे मिल गई है,
देखो इस तरंग का तो ये सरंग उठा हुआ भाग है, इसका ये दबा हुआ भाग है, गर्त है, सरंग और गर्त मिल गए। जब ऐसा होता है तो जो तरंग की तीव्रता है वो बहुत कम प्राप्त होती है। क्या होता है? बहुत कम तीव्रता प्राप्त होती है। कम तीव्रता प्राप्त होती है तो उसी घटना को क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसमें तीव्रता जो है वो मिनिमम हमें मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई व्यतिकरण की बात। अब स्टूडेंट्स, व्यतिकरण के अलावा इसमें आप लोगों को एक दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं। एक होता है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का मतलब होता है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, कला संबद्ध। एक है कला असंबद्ध, कला असंबद्ध स्रोत, इसे बोलते हैं, ये तो हो गया कोहेरेंट, ये हो गया इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट लाइट सोर्स है। दोनों क्या होते हैं? कला संबद्ध का मतलब होता है दो ऐसे लाइट सोर्स है अपने पास, दो ऐसे प्रकाश के वस्तुएं हैं जो प्रकाश दे रही है। बल्ब है, मान लो कोई दो ऐसे बल्ब हैं जिनसे जो प्रकाश निकल रहा है वो समान कला में निकल रहा है। समान कला का मतलब, जैसे मान लो ये बल्ब है, इससे प्रकाश निकलते समय सरंग बन रहा है, ये बल्ब है, इससे निकलते समय सरंग बन रहा है। मतलब समान कला में प्रकाश अगर निकल रहा है, ध्यान रखना, मिलने की बात नहीं करेंगे, मिलना तो व्यतिकरण पे होता है। ठीक है, हम प्रकाश स्रोत की बात करें, जहां से प्रकाश निकल के जा रहा है। तो अगर समान कला में प्रकाश निकल रहा है, या फिर जो इनमें कला का डिफरेंस है, फेज का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे स्रोत को बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। यानी इसमें कला समान होगी या कलांतर नियत होगा। कलांतर क्या होगा? नियत होगा। कला असंबद्ध स्रोत ऐसे होते हैं जिनमें निकलने वाली प्रकाश की तरंगे जो होती हैं वो उनकी कला समान नहीं होती, कलांतर भी उनका फिक्स नहीं होता। कलांतर मतलब कलाओं का अंतर, फेज डिफरेंस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस समान नहीं होता है, चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। या कला जो है, जो इनकी फेज है वो समान नहीं होती है। ऐसे स्रोत को क्या बोलते हैं? कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो व्यतिकरण होता है वो कला संबद्ध स्रोतों से होता है। किससे होता है? उन दो स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश के कारण होता है जो कला संबद्ध होते हैं। आया समझ में? इतना ध्यान रखना। अब देखो, इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा थ्योरी में इसमें व्यतिकरण के लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि व्यतिकरण होता कब है, आवश्यक रूप से कब होता है। तो व्यतिकरण कब होता है? जब समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे अध्यारोपित होती है। समान आवर्ती यानी सेम फ्रीक्वेंसी की, समान तरंगदैर्घ्य यानी सेम वेवलेंथ की तरंगे जब समान दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती है तब व्यतिकरण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? जो जिन दो प्रकाश स्रोतों से प्रकाश निकल रहा है वो उनके बीच की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो पास में होनी चाहिए। स्रोतों के मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पर्दा जो है, पर्दा स्रोत के नजदीक होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। ठीक है, जहां पर हम प्रकाश का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन प्राप्त करेंगे, विनाशी संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करेंगे तो पर्दे पर प्राप्त करेंगे, कहीं तो देखेंगे ये। तो वो पर्दा जो है वो स्रोत से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, स्रोतों के नजदीक ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम व्यतिकरण देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसमें चाहो तो एक और लिख लेना कि जो प्रकाश स्रोत है वो कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए, तभी व्यतिकरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, वैसे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर मैं एक प्रॉपर क्लास लूं व्यतिकरण की तो मेरे ख्याल से 3-4 क्लास लगेगी इसमें, व्यतिकरण में। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीजें देखते हैं अपन, तो 3-4 क्लास एक टॉपिक पे आप मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो बेसिक इसमें पता होना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा इसमें। ठीक है, अब देखो, आप चाहो तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले जो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेंगे, फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट्स। देखो, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी
व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में जो तरंग का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो कितना मिलता है, a1 प्लस a2 मिलता है। कितना मिलता है, a1 प्लस a2। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में। और जो इसमें फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 2n पाई। ये फेज डिफरेंस होगा तरंगे मिलते समय, तभी ये व्यतिकरण देखने को मिलेगा हमें। क्योंकि देखो फेज डिफरेंस हो भी तो सकता है, तो फेज डिफरेंस होगा तभी ये देखने को मिलेगा। इसमें जो n है, n स्टूडेंट्स 1 2 3 इस तरीके से है। इसके अलावा जो तीव्रता आएगी इसकी I, ठीक है, ये मैक्स होगा, ये भी मैक्सिमम मिलेगी। संपोषी व्यतिकरण में मैक्सिमम ही मिलता है। ये जो मान आएगा वो आएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगी, I मैक्स आएगी। इसके अलावा हम बात करें I1 I2 क्या है, तो जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उनकी तीव्रताएं हैं ये परिणामी तरंग की तीव्रता है। इसके अलावा विनाशी व्यतिकरण देखो, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में ए तरंग का जो परिणामी तरंग का आयाम प्राप्त होगा वो मिनिमम प्राप्त होगा। ये होगा a1 माइनस a2, अंतर के बराबर होगा। जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो कितना होता है, 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, ये फेज डिफरेंस होता है। और I मिनिमम, न्यूनतम जो तीव्रता प्राप्त होगी वो क्या होगी, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और भी सूत्र हैं जो काम में मिल आएंगे आप लोगों के, यहां पर लिख देता हूं मैं। देखो स्टूडेंट्स, और कौन कौन से सूत्र हैं, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि A मैक्स बटे A मिनिमम बराबर क्या होता है, A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2। ठीक है, इसके अलावा I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर बटे रूट I1 माइनस रूट I2 के स्क्वायर के बराबर। अब स्टूडेंट्स इस पे देखो एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये वाला एक व्यतिकरण वाला टॉपिक तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको लिख लो आप लोग, फिर अपन इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, लिख लेना आप लोग, मैं मिटा रहा हूं। चलो यहां तक मिटा देता हूं, ये फॉर्मूले अभी काम में आएंगे, वो देख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो पिछली बार आया हुआ था। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि दो प्रकाश पुंजों की तीव्रताएं, दो प्रकाश पुंज है उनकी तीव्रताएं I तथा 4I है। मतलब दो प्रकाश की किरणें जो निकल रही हैं उनकी तीव्रताएं, यानी I1 कह रहा है हमें, इसका मान तो है I, और जो I2 है वो कितना है, 4I है, ऐसा दिया हुआ है हमें। आगे कहा है कि व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती है यदि इनमें बिंदु A पर, आप लोग लिख लेना क्वेश्चन को, यदि इनमें बिंदु A पर पाई बटे 2 तथा बिंदु B पर पाई का कलांतर है तो A व B की तीव्रताओं में अंतर क्या होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि ये दो तरंगे हैं अपने पास, इतनी इतनी तीव्रताएं की हैं और ये चलते हुए अध्यारोपित हो रही हैं। एक जगह किसी बिंदु A पर अध्यारोपित हो रही है, जब वहां पे अध्यारोपण हो रहा है तो कलांतर जो है, कलांतर फाई, वो कितना है, पाई बटे 2 है। कहीं और जाके अध्यारोपित हो रही है तो वहां पर कलांतर जो है वो 2 पाई है। तो ये तो A बिंदु पर हो रहा है, ये B बिंदु पर हो रहा है ऐसा। तो इन दोनों जगहों के लिए जो तीव्रता, परिणामी तीव्रता बन रही है उसका अंतर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो तीव्रता के लिए सूत्र है, हमें तीव्रता पूछी है कि तीव्रताओं का अंतर क्या होगा, तो तीव्रता के लिए जो सूत्र है वो होता है, अगर पूरा सूत्र देखें तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ये पूरा सूत्र होता है तीव्रता का। ठीक है ना।
अब यहां पर कलांतर वो कुछ इसी तरीके से आया कि संपोषी व्यतिकरण में ये वाला पद जो होता है वो ये वाला पद 1 हो जाता है और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता है। खैर वो आप लोगों को नहीं सोचना, अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब कहा है कि बिंदु a पर फाई बराबर कितना दे रखा है, पाई बटे 2। पाई बटे 2 का मतलब 90 डिग्री। अगर फाई का मान यहाँ 90 डिग्री रखोगे, फाई का मान 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान स्टूडेंट्स कितना होता है बताओ, 0 होता है। कोस 90 का मान 0 होगा तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। क्या कोस 90 का मान 0 होता है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये बच गया। तो i बराबर कितना आ जाएगा, देखो i1 का मान कितना है i और i2 का मान कितना है 4i, तो बताओ कितना हो गया, 5i हो गया। बिंदु B पर कहा है कि फाई जो कलांतर है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। फाई जो कलांतर है वो 2 पाई होता है किसी भी बिंदु पर। तब तीव्रता क्या होगी, तो i बराबर देखो क्या आएगा, i1 की जगह i लिख देता हूं, i2 की जगह 4i लिख देता हूं, 4i लिख देता हूं, प्लस 2 रूट 4i कॉस और 2 पाई। बताओ 2 पाई का मतलब कितना होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री तो कोस 360 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 360 डिग्री का मान स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो कोस पाई का 2 पाई का मान, कोस 2 पाई का मान 1 हो जाएगा। तो ये तो पद हो गया 1। अब बच गया ये, देखो इधर इधर जोड़ेंगे तो ये हो गया 5i, 4i और i 5i हो गया, प्लस यहां पर देखो 2, ठीक है ना, 2 और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर जो 4i है इसके लिए बन जाएगा ये 2 रूट i। कैसे हुआ, 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और i जो है वो रूट में रह गया। इधर 2 ऐसे कैसे और एक रूट में i ये है अपने पास। अब बताओ रूट i को और रूट i को मल्टीप्लाई करूं, रूट आई मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर आया 5i, इधर आया 4i, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 9i। अब हमें कहा है कि a और b का अनुपात निकालना है, तो 5i का और 4i का अनुपात अगर ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे तो ये 5/9 बन जाएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में, ये व्यतिकरण का जो प्रयोग किया था वो यंग ने किया था। तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग में या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं, इसमें यदि स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात 1:9 है, स्लिट जो छिद्र बने हैं उनकी चौड़ाइयों का अनुपात 1:9 है, तो निम्निष्ट का मतलब जहां पे तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, मिनिमम वाली कंडीशन, तथा उच्चिष्ट मतलब जहां पे तीव्रता सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, कि प्रकाश तीव्रताओं का अनुपात यानी ये पूछ रहा है एक्चुअल में आई मैक्स और आई मिनिमम का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, आई मैक्स और आई मिनिमम का मान ये पूछ रहा है। हमें देख क्या रखा है, स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात, यानी एक और लिख लेना फॉर्मूला, इन्हीं में फॉर्मूला और लिख लेना स्टूडेंट्स आप लोग। फॉर्मूला देखो कौन सा लिखोगे, फॉर्मूला इधर लिखूं, कहां लिखूं मैं, चलो इसको मिटा देता हूं, ये लो देखो फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जो तीव्रता है वो समानुपाती होती है स्लिट की चौड़ाई के। स्लिट की चौड़ाई जो है समानुपाती होती है, तीव्रता जो समानुपाती होती है वो आयाम के वर्ग के। ऐसे एक संबंध होता है ये। तो अगर मैं लिखूं, ये संबंध लिखूं इनके लिए, तो क्या बनेगा, देखो I1/I2, पहली तरंग की तीव्रता दूसरी तरंग की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, W1/W2, स्लिट की चौड़ाइयों का अनुपात। और इसके लिए लिखूं तो ये हो जाएगा A1, या स्मॉल में लिख लो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। ऐसे भी एक संबंध होता है, तो ये भी आप लोग लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना इनकी जगह पर। इसमें ये तरंगों की तीव्रताएं हैं, ये स्लिटों की चौड़ाई हैं, ये जो तरंगे आ रही हैं अध्यारोपित होने के लिए उनके आयामों के वर्गों का अनुपात है। ठीक है। अब देखो हमें कह रखा है कि तीव्रताओं का अनुपात, यानी I1 बराबर नहीं, हमें दे रखा है स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात, यानी W1/W2, स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात दे रखा है 1/9, 1:9। हमें पूछा है I मैक्स मैक्सिमम उच्चिष्ट और I मिनिमम
निम्नलिखित का अनुपात पूछा, आई मैक्स और आई मिनिमम पूछा है। तो देखो आई मैक्स आई मिनिमम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो ये रहा रूट आई वन प्लस रूट आई टू बटे रूट आई वन माइनस रूट आई टू और इनका स्क्वायर, बस ये रख लेंगे अपन। तो W1 बटे W2 दे रखा है 1:9, W1 बटे W2 ही किसके बराबर होता है, I1 बटे I2 के बराबर होता है। यानी I1 का मान हो गया 1, I2 का मान कितना हो गया 9। तो मैं यहां रखूंगा देखो रूट 1 प्लस रूट 9 इसका स्क्वायर बटे रूट 1 माइनस रूट 9 और इसका स्क्वायर क्या आएगा, रूट 1 करेंगे तो 1, रूट 3 करेंगे तो ये रूट 9 करेंगे तो 3, इधर 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये रूट का ये 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इसमें ध्यान रखना है ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो मैं 9 इधर लिख लेता हूँ, 1 इधर लिख लेता हूँ। ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है इसको। तो ये हो जाता है 3 माइनस 1। यहाँ पर ये इसका स्क्वायर भी हो रखा है तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, इधर भी देखो इधर स्क्वायर हो रखा है तो इधर भी क्या कर देता हूँ स्क्वायर। आगे देखो ये 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 4। अगर इसको काटोगे तो 4 बटे 1 यानी 4:1 आएगा। किसका मान आएगा, आई मैक्स और आई मिनिमम का मान आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप लोग एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में देखना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को हल करवा दूंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट्स अब से अपनी क्लासें रेगुलर हो जाएगी तो आप लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों की एक लंबी मैराथन क्लास ले लूँगा जिससे कि सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।